नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2023 या रीट मेंस 2023 के लिए 35 स्पेशल वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी, जिसमें आपको 10 शिक्षण विधियों के प्रश्न दोनों लेवल के लिए, लगभग 13-14 के लगभग आपको साइकोलॉजी के प्रश्न दोनों लेवल के लिए, और साथ ही विद्यालय विषय जैसे हिंदी है, सामाजिक है, विज्ञान है, इनके प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों, और साथ ही अंग्रेजी के भी। तो पूरे ही प्रश्नों को हल करके जाइएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करेंगे साथियों आज के इस वीडियो को। अच्छा, इस टेस्ट में आपके नेगेटिव मार्किंग भी है साथियों, तो नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से आपको प्रश्नों को करना है। प्रश्न गलत करने पर 1/3 नंबर आपके कम किए जाएंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, इनमें से क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं है। बहुमूल्य, मंदबुद्धि, परकटा और आप बीती। तो जो आपको क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं लगता है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 1 में करना है। मित्रों, पहले प्रश्न का उत्तर देखें तो कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? भाई, बहुमूल्य में भी क्रमधारय है, मंदबुद्धि में भी क्रमधारय है, और परकटा, पर मतलब ये कोई पर का मतलब जो पंख होते हैं उससे लिया जाता है साथियों। परकटा मतलब पर कटे हुए जिसके, तो परकटा। मंद है जिसकी बुद्धि, और बहुमूल्य बहुत अधिक है जिसका मूल्य। लेकिन ये जो चौथा विकल्प है, आप बीती, आप पर बीती, तो अधिकरण में पेपर, अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये, न कि क्रमधारय का। तो पहला, दूसरा, तीसरा तो क्रमधारय का, और चौथा विकल्प तत्पुरुष का है। तो चौथा ही विकल्प आपके पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे साथियों। दूसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कान लगाना मुहावरे का सही अर्थ है। ध्यान देना, चौकन्ना होना, निगाह रखना और सावधान होना। प्रश्न को अच्छे से पढ़ करके, और बिल्कुल अच्छे से इसको साथियों पढ़ करके आपको आंसर देना है, क्योंकि प्रश्न को समझोगे तो बेहतरीन तरीके से आप इसका उत्तर दे सकते हो। सही उत्तर इसका आप पकड़ सकते हो। देखो, कान लगाना, अगर हम देखें मुहावरे का अर्थ, तो इसका अर्थ क्या होता है? ध्यान देना। कान लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है साथियों? ध्यान देना। देखो, चौकन्ना होना तो कान खड़े करना हो जाता है। निगाह रखना और सावधान होना, ये इसका सटीक नहीं, बल्कि सटीक अर्थ इसका क्या है? ध्यान देना। जैसे अभी आपको कोई टीचर पढ़ा रहे हैं क्लास में, आप ध्यान नहीं देते हो तो क्या कहते हैं? कान लगा के सुन लो, मतलब ध्यान दे के सुन लो। विकल्प 1 आपके जो है प्रश्न नंबर 2 का बिल्कुल सही आंसर है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। आज 149 वाला जो कोर्स है एप्लीकेशन पर, उस पर मैराथन टेस्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं सुबह 10 बजे के आसपास। मैराथन टेस्ट लेवल 1 का मैराथन पेपर नंबर 10, लेवल 2 हिंदी का मैराथन पेपर नंबर 8, लेवल 2 एसएसटी का मैराथन पेपर नंबर 7। पूरे 150 प्रश्नों के ये 3 पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं ऐप पर 149 वाले कोर्स में साथियों। तो निश्चित रूप से आप इनको अटेंड जरूर करिएगा। ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है तो ऐप डाउनलोड का लिंक जो है मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड करके और इन टेस्टों को अटेंड कर सकते हो। एग्जाम तक आपको इसी प्रकार मैराथन टेस्ट मिलते रहेंगे। तो यहाँ दूसरे प्रश्न में पहला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तीसरा प्रश्न विज्ञान से है। इनमें से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? एसिटिलीन, एथिलीन, मेथेन और इथेन। तो जिस गैस का प्रयोग कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किया जाता है साथियों, वो कौन सी गैस होती है? आपने देखा होगा कि जो कच्चे फल होते हैं उनको किसके माध्यम से पकाया जाता है? एथिलीन के माध्यम से पकाया जाता है साथियों। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर है। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं मित्रों। चौथा प्रश्न है आपके, किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है? गोल्जी काई में, माइटोकॉन्ड्रिया में, अंतःप्रद्रव्य जालिका में और हरित लवक में। तो चौथे प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न नंबर 4 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? आज का ये सेकंड वीडियो है साथियों। ऐप पर 3 मैराथन टेस्ट डाल दिए हैं। सुबह 8 बजे मैंने राजस्थान अध्ययन कक्षा 8 की किताब का अध्याय 3 और अध्याय 4 भी अपलोड कर दिया था यूट्यूब पर, और ये सेकंड वीडियो बेहतरीन प्रश्नों का वीडियो है। पूरे प्रश्नों को हल करके जाइएगा। जिस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है साथियों। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, साबुन के बुलबुले पर प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं। विवर्तन के सिद्धांत के कारण, ध्रुवण के सिद्धांत के कारण, व्यतिकरण के सिद्धांत के कारण और परावर्तन के सिद्धांत के कारण। तो देखो,
साबुन का कोई बुलबुला बन गया। अब यदि उस पर प्रकाश डलेगा तो हमें रंग दिखाई देते हैं साथियों उस साबुन के बुलबुले पर। और ये जिस कारण से होता है वो है कारण क्या, व्यतिकरण का सिद्धांत। इस कारण से ही साबुन के बुलबुले पर प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न देखेंगे, इनमें से असंगत है। हिंदी का प्रश्न आ गया वापिस। पानी द्रव्यवाचक संज्ञा, कुंज समूहवाचक संज्ञा, मैना जातिवाचक संज्ञा और जुलाई भाववाचक संज्ञा। तो भाई इनमें से जो आपको असंगत मतलब गलत लगे उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 6 में करना है। और मित्रों छठे प्रश्न का आंसर देखें तो पहला विकल्प क्या है, पानी। बिल्कुल पानी को किस में रखा जाता है साथियों, द्रव्यवाचक संज्ञा में रखा जाता है। कुंज, कुंज को समूहवाचक में रखा जाता है। और मैना, मैना शब्द संपूर्ण जाति का बोध करा रही है तो जातिवाचक में रखा जाएगा। लेकिन जुलाई, जुलाई क्या एक महीने का नाम है। दिन, महीने, साल, इनके नाम को साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। तो चौथा विकल्प जो आपके प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत इनको नहीं रखा जाता है। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 7 की तरफ। सातवां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 7 में क्या है, अभिष्ट का संधि विच्छेद होगा। अभि प्लस इष्ट, चारों ही अभि प्लस इष्ट लिखा हुआ है। यहाँ तीसरे में अभि प्लस इष्ट है। अब आपको मात्राएं देखनी है, ये देखना है कि कौन सा इसका शुद्ध रूप रहेगा। तो भाई अभिष्ट का अगर हम संधि विच्छेद करें तो अभि छोटा आता है, अभि प्लस इष्ट, अभि प्लस इष्ट बराबर शब्द क्या बनेगा, अभिष्ट बनेगा साथियों। विकल्प नंबर 4 सही है, इसमें आ भी नहीं, गलत है। ये इसमें अभी और इसमें भी अभी, बड़ा है ना अभी, अभी छोटा आएगा साथियों। तो विकल्प 4 ही सही रहेगा प्रश्न नंबर 7 में। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। चलिए 8वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 8 बहुब्रीहि समास का उदाहरण है त्रिफला, चक्रधर, यथासंभव और धर्मवीर। तो इनमें से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। देखो बहुब्रीहि समास का मतलब है जहां तीसरा अर्थ निकलता है। तो धर्मवीर में और यथासंभव इन दोनों में तो बहुब्रीहि नहीं है। हमारे कंफ्यूजन कहां पर हो जाता है, त्रिफला और चक्रधर। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा कि त्रिफला भी तीन फलों का समाहार, इसमें भी आपने हो सकता है कि बहुब्रीहि पढ़ रखा हो। और चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले, तो विष्णु जी, तो मतलब अर्थात यहाँ पर यहाँ तीसरा डायरेक्टली किसका निकलता है, चक्रधर का। तो विकल्पों के हिसाब से हम कौन से विकल्प का चुनाव करेंगे साथियों, विकल्प नंबर 2 का। 8वें प्रश्न में बिल्कुल दूसरा ही विकल्प सही माना जाएगा। नेक्स्ट 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 9वां प्रश्न देखेंगे, इंग्लिश का है ये। इंग्लिश का प्रश्न है ही नीड्स, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, वीजा। ही नीड्स वीजा मच, ए, ऑल और सम। तो देखिए ही नीड्स मच वीजा, ए वीजा, ऑल वीजा और सम वीजा। तो देखो अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल से प्रश्न बनाया गया है, इंग्लिश ग्रामर से। और साथियों यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है ही नीड्स ए वीजा, सेकंड विकल्प जो है आपके प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है। 10वां प्रश्न देख लेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 10 द फेजल वर्ब टेक आफ्टर, टाइपिंग मिस्टेक है यार, ये तो ये लिखा था मैंने टेक आफ्टर लिखा था। ये मीन्स लीव द ग्राउंड, लुक आफ्टर, रिसेंबल इन कैरेक्टर और अपीयरेंस और रिप्राइमेंड। तो साथियों आपको ये बताना है द फेजल वर्ब टेक आफ्टर का अर्थ किससे लिया जाएगा। तो यहाँ टेक आफ्टर का अर्थ व्यक्ति के गुण या उसके चरित्र से लिया जाएगा, रिसेंबल इन कैरेक्टर और अपीयरेंस। थर्ड विकल्प जो है आपके प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की तरफ। 11वां प्रश्न देख लेंगे मित्रों। 11वां प्रश्न है पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी व अकबर के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, हेमू व अकबर के बीच और बाबर व अफगानों के बीच। एसएसटी से संबंधित प्रश्न है, लेवल 1 में भी और लेवल 2 में भी। तो अगर हम देखें पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था साथियों वो बाबर व अफगानों के बीच, हेमू व अकबर के बीच या इब्राहिम लोदी व अकबर के बीच में नहीं हुआ था, बल्कि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। विकल्प नंबर 2 आपके देखो ये दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है साथियों। 11वें प्रश्न में प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 12वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 12 में क्या है आपके, भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में कौन सा वन प्रकार है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और हिमालयी नम समशीतोष्ण वन। तो ये लेवल 1 और लेवल 2 सभी के लिए कॉमन प्रश्न है ये।
सभी के सिलेबस में ये टॉपिक दे रखा है। और अगर 12वें प्रश्न का आंसर देखें, क्या पूछ रहा है आपसे, भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में कौन सा वन प्रकार है। तो भाई भारत की बात की जा रही है और साथियों भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र पर कौन सा वन प्रकार है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। कौन सा, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मुख्य रूप से भारत में देखने को आपको मिलेंगे। थर्ड विकल्प आपकी प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर है मित्रों। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 13वां प्रश्न देखेंगे। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है, राजस्थान जीके से ही प्रश्न है, 1070 वर्ग किमी, 1070 सेमी, 1070 किमी और 5920 किमी। तो भाई देखो, अगर बात करें तो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है, इससे 5 तो राज्य टच होते हैं और एक देश टच होता है। अब जो देश टच होता है उससे जो सीमा लगेगी वही अंतरराष्ट्रीय सीमा रहेगी। तो जो देश टच होता है वो कौन सा है, आपके पाकिस्तान है साथियों, ठीक है। और अगर बात करें तो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है राजस्थान की, उसकी लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर, जबकि 5920 किलोमीटर इसका संपूर्ण जो है साथियों, इसकी लंबाई है संपूर्ण क्षेत्रफल की। और अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर है। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे 14वें प्रश्न की तरफ। आपके प्रश्न 14 में क्या है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया, 1976, 1977, 1978 और 1979 में। तो भाई संविधान में मौलिक कर्तव्यों की बात की जा रही है मित्रों। प्रश्न संख्या 14 में बताओ भाई कौन से विकल्प पे जाओगे 14वें प्रश्न में। आंसर देखिए 14वें प्रश्न में कौन सा आपका उत्तर रहेगा। तो मित्रों विकल्प नंबर जो 1 है आपके 1976 जो है यह आपका उत्तर है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था, 1976 में शामिल किया गया था। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसी में कब हुआ था, 1976 में हुआ था। इसी में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। तो प्रथम विकल्प आपके प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर है। नेक्स्ट 15वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। 15वां प्रश्न है, राज्य सिको का मुख्यालय कहां पर स्थित है, उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में और अजमेर में। तो किसका मुख्यालय पूछा गया है साथियों, राज्य सिको का मुख्यालय पूछा गया है। अब आपको बताना है कि भाई कहां पर इसका मुख्यालय स्थित है। तो इसका भी आंसर देखेंगे प्रश्न नंबर 15 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। विकल्प नंबर जो 2 है आपका जयपुर, ये बिल्कुल आपका सही उत्तर है। राज सिको का मुख्यालय जो है ये कहां पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। अगर हम बात करें राज सिको की तो इसकी स्थापना कब की गई थी, राज सिको की 1961 में। दोनों चीजें याद रखना है कि राज सिको की स्थापना कब हुई, 1961 में। राज सिको का मुख्यालय कहाँ है, तो जयपुर में है। क्लियर है सभी का ये प्रश्न भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न नंबर 16, यांत्रिक दृश्य उपकरण में नहीं आता है, प्रोजेक्टर, मैजिक लैंटर्न, कंप्यूटर और चार्ट। तो जो यांत्रिक दृश्य उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 16 में करना है। मित्रों 16वें प्रश्न का आंसर देखें तो प्रोजेक्टर भी यांत्रिक दृश्य उपकरण है, मैजिक लैंटर्न जादुई लालटेन जिसको कहते हैं ये भी यांत्रिक दृश्य उपकरण है, और कंप्यूटर भी है। लेकिन जो चार्ट है साथियों, चार्ट तो यांत्रिक थोड़ी है, दृश्य तो है लेकिन यांत्रिक नहीं है ये। तो विकल्प नंबर 4 जो है आपके प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर है। क्या बोल रहा हूं मैं, दृश्य तो है चार्ट लेकिन यांत्रिक नहीं है। क्लियर, यांत्रिक मतलब मशीनों से संबंधित, तो चार्ट तो कागज पे होता है। तो इस वजह से चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा साथियों। अगले इस प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में क्या पूछा जा रहा है आपसे। 17वां प्रश्न इंग्लिश टीचिंग मेथड का है, जिसको आपको देखना है। रिक्त स्थान है जिसकी आपको पूर्ति करनी है इन चारों विकल्पों से। प्रश्न को देखिएगा, इज एन एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच लिसनिंग, स्पीच एबिलिटी, राइटिंग, रीडिंग हैबिट्स। तो 17वें प्रश्न को अगर थोड़ा समझोगे तो आसानी से इसका उत्तर दे सकते हो। इज एन एडवांटेज, एडवांटेज का मतलब लाभ वाली बात की जा रही है। कम्युनिकेटिव का मतलब संप्रेषण से लिया जाता है साथियों। तो संप्रेषण में लाभ हमें लिसनिंग सुनने से मिलेगा या स्पीच एबिलिटी। तो इसके लिए हमारे पास स्पीच बोलने की जो योग्यता, एबिलिटी मतलब योग्यता, बोलने की जो योग्यता है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर है। 18वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 18 क्या है आपके, निगमन विधि का मुख्यतः उपयोग किया जाता है, मानसिक क्षमता बढ़ाने में किया जाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में किया जाता है,
सूत्र की स्थापना करने में किया जाता है और सूत्र का प्रयोग करने में किया जाता है। तो 18वें प्रश्न का उत्तर बताइए मित्रों। प्रश्न संख्या 18 में कौन सा विकल्प आपको लगता है कि यार इस प्रश्न का आंसर तो ये रहेगा। तो भाई अगर हम देखें मानसिक क्षमता बढ़ाने में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में और सूत्र की स्थापना करने में, इन तीनों की बात करें तो इन तीनों का संबंध कौन सी विधि से है? आगमन विधि से है। कौन सी से? आगमन से, न कि निगमन से। बल्कि निगमन विधि का जो मुख्यतः उपयोग है साथियों वो किस लिए किया जाता है? सूत्र का प्रयोग करने में। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा साथियों। 19वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में क्या है आपके? तो ये देखिएगा 19वें प्रश्न को। सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और छात्रों के मध्य शुद्ध शब्दों के उपयोग हेतु बढ़ावा देती है। इस शब्दावली को जाना जाता है गणितीय शिक्षण में भाषा, गणित शिक्षण में मूल्य, गणित शिक्षण में सह संबंध और गणित शिक्षण में उपकरण। तो 19वें प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्वालिटी वाला प्रश्न है। एग्जाम में इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों, चाहे वो गणित की बात की जाए या अन्य विषय की बात की जाए, सामाजिक हो, विज्ञान हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें साथियों शुद्ध शब्दावली का यदि आप उपयोग करते हो और छात्रों के मध्य शुद्ध शब्दों को बढ़ावा देने के लिए उसका उपयोग किया जाता है तो इसको ही उस सब्जेक्ट की भाषा कहा जाता है। गणित शिक्षण में भाषा इसको कहेंगे। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न देख लेते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 20 में क्या है? विज्ञान शिक्षण में अनुसंधान विधि के चरण हैं मूल्यांकन, समस्या का निरीक्षण, तर्क और प्रयोग, संबंधित पाठ्यक्रम का अध्ययन और इनमें से सभी। तो विज्ञान शिक्षण में अनुसंधान विधि, अनुसंधान मतलब खोज विधि की बात की जा रही है और खोज विधि के जनक विज्ञान शिक्षण हो या अन्य कोई विषय, खोज विधि के जनक कौन है साथियों? आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग खोज विधि के जनक है मित्रों। और बात करें तो इसमें मूल्यांकन भी किया जाता है, समस्या का निरीक्षण, तर्क और प्रयोग भी किए जाते हैं और संबंधित पाठ्यक्रम का अध्ययन भी किया जाता है। मतलब ये सभी इसमें चरण हैं। तो प्रश्न संख्या 20 में जो चौथा विकल्प है आपका सही उत्तर होगा। चलिए 21वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अभी आपके साइकोलॉजी के प्रश्न भी आ रहे हैं इसी टेस्ट में। शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करनी है के दर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित है? अरस्तु के दर्शन के साथ, रूसो के दर्शन के साथ, ड्यूवी के दर्शन के साथ और सुकरात के दर्शन के साथ। तो 21वें प्रश्न का उत्तर बताइएगा। 21 में कौन सा विकल्प आपको यहाँ पर सही लगता है? जो शिक्षण की प्रोजेक्ट मतलब प्रयोजना विधि है, प्रयोजना विधि के जनक कौन है मित्रों? किलपेट्रिक। ठीक है, सभी को पता है ये तो आपको कि प्रयोजना विधि के जनक किलपेट्रिक है। और प्रयोजना विधि जो है ये प्रयोजनवाद विचारधारा पर आधारित है और प्रयोजनवाद की जो विचारधारा है वो किससे संबंधित है? जॉन ड्यूवी से संबंधित है, करके सीखने पर आधारित। तो विकल्प नंबर जो 3 है आपके 21 का सही उत्तर होगा मित्रों। 22 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 22वां प्रश्न। एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण में शामिल नहीं है बहुविकल्पीय प्रश्न, मिलान प्रश्न, पूर्ति प्रश्न और आलोचनात्मक प्रश्न। तो जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण में शामिल नहीं है उसका चयन आपको 22वें प्रश्न में करना है। देखो बहुविकल्पी, जैसे ये एक प्रश्न है इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 विकल्प है तो ये भी एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आपको मिलान करना होता पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सुमेलित कि भाई इसमें ये है, इसमें ये रहेगा, इसमें ये रहेगा, ये भी ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आते हैं। पूर्ति प्रश्न रिक्त स्थान वाले ये भी ऑब्जेक्टिव में आते हैं, लेकिन आलोचनात्मक प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में सम्मिलित नहीं किया जाता है, बल्कि आलोचनात्मक प्रश्न तो जो निबंधात्मक प्रश्न है साथियों, कौन से प्रश्न है? निबंधात्मक प्रश्न, उनमें सम्मिलित किया जाता है। तो विकल्प नंबर 4 आपके 22वें प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। 23वां प्रश्न देख लेंगे मित्रों। 23 में क्या है आपके? प्रोजेक्ट विधि का गुण नहीं है वास्तविक जीवन से संबंधित, अधिगम नियमों पर आधारित, जीवन से जुड़ी हुई, कम समय लगाने वाली। तो जो प्रोजेक्ट विधि मतलब प्रयोजना विधि का गुण आपको नहीं लगता है उसका चयन 23 में करना है मित्रों। प्रयोजना या प्रोजेक्ट विधि जो है इसका संबंध वास्तविक जीवन से होता है, अधिगम के नियमों पर आधारित है और जीवन से जुड़ी हुई बातें इसमें होती है। लेकिन कम समय लगाने वाली विधि ये इसका गुण नहीं है, क्योंकि कम समय नहीं लगता है। प्रोजेक्ट विधि में तो अधिक समय लगता है और अधिक समय लगता है तो फिर ये क्या हुआ? इसका दोष हुआ साथियों। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर है। 24 की तरफ बढ़ेंगे साथियों। 24 क्या है आपके? दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है, दूरदर्शन, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो टेप और ऑडियो टेप। तो इनमें से जो दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है
उसका चयन आपको 24 में करना है। दृश्य श्रव्य मतलब जिसमें सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। तो भाई दूरदर्शन भी दृश्य श्रव्य है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दृश्य श्रव्य है और वीडियो टेप भी दृश्य श्रव्य है। लेकिन ऑडियो टेप दृश्य श्रव्य नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक श्रव्य सामग्री है। कैसी सामग्री है? श्रव्य। अतः आपके प्रश्न संख्या 24 में चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करके जाना जितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और जो मैंने ऐप पर 149 वाले टेस्ट में जो मैराथन टेस्ट डाले 3, लेवल 1 का 10वां टेस्ट, लेवल 2 हिंदी का 8वां टेस्ट, लेवल 2 एसएसटी का 7वां टेस्ट, ये पूरे 150 प्रश्नों के पेपर है साथियों, जो ऐप पर अपलोड किए जा चुके हैं आज सुबह 10 बजे के लगभग। तो इन टेस्टों को अटेंड जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है, ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन करते हो तो पिछले जो 235 प्लस टेस्ट है वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे मित्रों। चलिए 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है आपके, सामाजिक अध्ययन की प्रयोजना विधि का प्रथम चरण है योजना बनाना, परिस्थिति उत्पन्न करना, चयन करना और क्रियान्वयन करना। तो जो सामाजिक अध्ययन की प्रयोजना या प्रोजेक्ट विधि है, इसका प्रथम चरण इनमें से कौन सा है? मित्रों, प्रोजेक्ट विधि में सबसे पहले क्या किया जाता है? परिस्थिति उत्पन्न की जाती है। परिस्थिति उत्पन्न करना ही प्रयोजना विधि, चाहे सामाजिक अध्ययन हो या अन्य कोई भी विषय, प्रयोजना विधि का प्रथम चरण क्या होता है? परिस्थिति उत्पन्न करना। सेकंड विकल्प आपके 25 का सही उत्तर है मित्रों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि अगला जो क्वेश्चन है आपके 26वां, ये आपके साइकोलॉजी के प्रश्न आ गए। दोनों लेवल के लिए कॉमन प्रश्न है, शिक्षण विधि और साइकोलॉजी के। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संवेग कौन सा है? भय, घृणा, आश्चर्य और भूख। तो भाई देखो, जो मैकडूगल ने सिद्धांत दिया है साथियों, संवेगात्मक विकास का सिद्धांत, इसमें इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों का संबंध 14 संवेगों से बताया है। तो एक मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा, इस जिज्ञासा नामक मूल प्रवृत्ति का संबंध कौन से संवेग से है साथियों? बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो आंसर देख लेते हैं। जो जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति है, इसका संबंध किससे होता है? जब जिज्ञासा हमारे अंदर किसी चीज को, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, जिज्ञासा अंदर हमारे अंदर उत्पन्न होती है मूल प्रवृत्ति, तो हम साथियों क्या होता है? आश्चर्य होता है। क्या होता है? आश्चर्य होता है। भय या घृणा या भूख नहीं होती है। विकल्प आपके 3 सही है इस प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। इस प्रश्न का आंसर थर्ड विकल्प सही रहेगा साथियों। तो अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, विकास संशोधन योग्य होता है और विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। तो भाई देखो, अगर बात करें विकास का सिद्धांत नहीं है ऐसा आपसे पूछा गया है, विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल सही बात है साथियों। ऐसा नहीं है कि विकास 15-20 साल तक हुआ उसके बाद में विकास होना बंद हो गया। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास वंशानुक्रम से भी और पर्यावरण से मतलब वातावरण से, दोनों से प्रभावित होता है, ये भी सही है। विकास संशोधन योग्य भी होता है साथियों। चौथा विकल्प कह रहा है विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, केवल संस्कृति से नहीं, वंशानुक्रम से भी होता है ये। तो चौथा विकल्प आपके जो है ये विकास के सिद्धांतों में नहीं आता है। तो चौथा ही विकल्प आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके अगला प्रश्न है, विकास शुरू होता है पूर्व प्रसव अवस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये सभी को बिल्कुल पता होना चाहिए। देखो, विकास शुरू कब से होता है? इसका सही उत्तर है बालक जब मां के गर्भ में, मतलब प्रसव से भी पहले गर्भावस्था में विकास की शुरुआत हो जाती है साथियों। तो पूर्व प्रसव अवस्था इस प्रश्न का सही आंसर होगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपके अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? विकास के प्रत्येक चरण में खतरा है, विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं है, सांस्कृतिक परिवर्तन के द्वारा विकास प्रभावित है और विकास की प्रत्येक अवस्था में विशिष्ट व्यवहार होता है। तो जो कथन आपको विकास के संदर्भ में गलत लगे उसका चयन आपको इस पृष्ठ में करना है। भाई देखो, तीसरा विकल्प क्या कह रहा है? सांस्कृतिक परिवर्तन के द्वारा विकास बिल्कुल होता है प्रभावित, सांस्कृतिक के द्वारा भी और वंशानुक्रम के द्वारा भी। विकास की प्रत्येक अवस्था में विशिष्ट व्यवहार होता है, ये भी सही है। विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं है और विकास के प्रत्येक चरण में खतरा है, ये भी सही है। लेकिन साथियों दूसरा विकल्प जो है ये विकास के बारे में गलत है, विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं है, ये गलत है साथियों। ये विकल्प गलत है, इस वजह से ये आपका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपके अगले प्रश्न में क्या है? कौन सी प्रक्रियाएं प्राचीन तथा क्रिया प्रसूत दोनों ही प्रकार के अनुबंधनों में घटित होती है? विलोपन, सामान्यीकरण,
स्वतः पुनः प्राप्ति और इनमें से सभी। तो भाई देखो विलोपन का मतलब अनुबंधन देखो कितने प्रकार का है, एक तो प्राचीन अनुबंधन है और एक क्रिया प्रसूत। इस क्रिया प्रसूत अनुबंधन और प्राचीन अनुबंधन दोनों अनुबंधनों में विलोपन भी होता है। देखो अनुबंधन स्थापित हो गया अगर बीच में कोई अवरोध आ जाता है, जैसे आप घंटी तो बजा देते हो लेकिन भोजन नहीं देते हो, बार बार ऐसा करते हो, चूहा बार बार बटन तो दबा देता है लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता है, तो साथियों धीरे धीरे विलोपन हो जाता है। तो दोनों में होता है, सामान्यकरण भी दोनों में हो जाता है और स्वतः पुनः प्राप्ति भी दोनों में हो जाती है। मतलब इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, ये वाला चौथा विकल्प। चलिए उपयुक्त सभी इसमें सही है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है आपके, कौन सा अधिगम का उदाहरण नहीं है? अधिगम का उदाहरण नहीं है उसका चयन आपको इस प्रश्न में करना है। विकल्पों को देखिएगा। अनुभव या अभ्यास के कारण हुआ परिवर्तन, थकान के कारण होने वाला परिवर्तन, सीखने में व्यवहार में परिवर्तन तुलनात्मक रूप से स्थायी होता है, अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है। तो मित्रों जो अधिगम के बारे में आपको गलत लगे उसका चयन आपको इस प्रश्न में करना है। देखो पहला, तीसरा और चौथा विकल्प सही है, लेकिन दूसरा विकल्प कह रहा है कि थकान के कारण होने वाला परिवर्तन, तो ये अधिगम का उदाहरण नहीं है। थकान है, नींद है या कोई दवाई नशा वगैरह है, साथियों इनके कारण अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसको आप अधिगम नहीं कह सकते हो। जैसे व्यक्ति ने कोई दवाई ले ली है और दवाई लेने के बाद में वो बहुत जोश से कार्य कर रहा है, लेकिन जैसे ही दवाई का जो असर है वो खत्म होता है, व्यक्ति बिल्कुल रुक जाता है, रुक सा जाता है। तो ये साथियों इस प्रकार के परिवर्तनों को आप अधिगम नहीं कह सकते हो। सेकंड विकल्प आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, यदि किसी बच्चे में प तथा फ व तथा ब में अंतर करना कठिन होता है तो उसमें किसके लक्षण हो सकते हैं? पठन वैकल्य, डिसलेक्सिया जिसको कहते हैं, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं वाला तो आपका आंसर होता ही नहीं है। डिसकैलकुलिया में तो गणना संबंधी विकार आता है साथियों, डिसग्राफिया में लेखन संबंधी विकार आ रहा है और बालक प तथा फ व तथा ब में अंतर करना कठिन हो रहा है उसके लिए, तो ये पठन वैकल्य या डिसलेक्सिया का उदाहरण है। विकल्प नंबर आपके एक जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में निम्न में से कौन सा आयाम नहीं है? विषय वस्तु, संक्रिया, अंतर्वस्तु और उत्पादन। तो जो गिलफोर्ड का सिद्धांत है साथियों, गिलफोर्ड ने जो सिद्धांत दिया है इसमें इन्होंने विषय वस्तु भी बताई है, संक्रिया भी बताई है और उत्पाद भी बताया है, लेकिन अंतर वस्तु जैसा कोई इन्होंने आयाम नहीं बताया है अपने बुद्धि के जो विषय वस्तु जो संक्रिया उत्पाद का सिद्धांत है इनका इस सिद्धांत में। तो थर्ड विकल्प आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। अगले प्रश्न में क्या है आपके, संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? डेनियल गोलमैन को, जॉन डी मेयर को, पीटर साल्वे को और थॉर्नडाइक को। तो जो संवेगात्मक बुद्धि, साथियों संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने की बात की जा रही है और संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय इनमें से किसको दिया जाता है? डेनियल गोलमैन को दिया जाता है साथियों। सर्वाधिक विकास इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि का किया है। तो विकल्प देखो, संवेगात्मक बुद्धि जो है साथियों इसका जनक भी डेनियल गोलमैन को ही कहा जाता है। विकल्प नंबर आपका एक बिल्कुल सही है इस प्रश्न में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फ्रेम ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पुस्तक के रचयिता है सी स्पियरमैन, एल थर्स्टन, जे गार्डनर और एच गार्डनर। तो साथियों अगर देखें तो फ्रेम ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस स्पियरमैन ने इस पुस्तक को नहीं लिखा, ना ही थर्स्टन ने। जे गार्डन या एच गार्डन, जे गार्डनर या एच गार्डनर। तो देखो अगर देखें तो आपने गार्डनर का जो सिद्धांत है बुद्धि से संबंधित वो पढ़ रखा होगा, बहुबुद्धि का सिद्धांत। अब आपको ये फ्रेम ऑफ द माइंड ये आपके बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है, लेकिन वो गार्डनर कौन है? जे गार्डनर है या एच गार्डनर है? तो मित्रों इसका सही उत्तर है एच गार्डनर है वो। चौथा विकल्प आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व में गोलाकार, आयताकार तथा लंबाकार वर्गीकरण किसने किया? क्रेशमर ने, शेल्डन ने, स्प्रेंगर ने और कार्ल युंग ने। तो भाई कार्ल युंग ने तो अंतर्मुखी बहिर्मुखी जैसी चीजें बताई है, पहला, दूसरा या तीसरा? साथियों व्यक्तित्व में गोलाकार, आयताकार और लंबाकार ये जो वर्गीकरण किया गया है शेल्डन के द्वारा किया गया है। किनके द्वारा? शेल्डन के द्वारा। विकल्प नंबर 2 आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व में प्रमुख केंद्रीय तथा गौण विशेषक किसने परिभाषित किए? रेमंड बी केटल, आर बी केटल,
आलपोर्ट या शेल्डन। तो जो व्यक्तित्व में प्रमुख मतलब शील गुण साथियों, केंद्रीय और गौण, ये जो विशेषक या शील गुण है ये किसके द्वारा बताए गए हैं? आलपोर्ट के द्वारा बताए गए मित्रों। थर्ड विकल्प आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? प्रक्षेपण, दमन, प्रतिगमन और लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो जो तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है उसका चयन आपको अब प्रश्न नंबर तो इसमें लिखा ही नहीं रहे, तो इस प्रश्न में करना है। देखो, प्रक्षेपण है, दमन है और प्रतिगमन है, ये तीनों ही जो है अप्रत्यक्ष समायोजन के जो तरीके हैं उनमें आते हैं, लेकिन लक्ष्यों का प्रतिस्थापन प्रत्यक्ष समायोजन में आता है। तो विकल्प नंबर 4 आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखो, लगभग 25 प्रश्न तो अपन ने पहले क्लियर कर लिए थे और साइकोलॉजी के लगभग 15 प्रश्नों को हम हल करा दिया, तो 35 क्या और भी 40 प्रश्नों को आपने इसमें हल कर लिया है साथियों। तो ये आज का पेपर कंप्लीट होता है। कैसा लगा? कुछ स्पेशल पेपर मैंने बनाया था जिसमें सब्जेक्ट है, टीचिंग मेथड है, साइकोलॉजी है, ऐसे प्रश्न मैंने शामिल किए हैं। अगर आप चाहते हो, भाई देखो, राजस्थान अध्ययन की जो किताब है इसका रोजाना आपके पेपर आ रहा है। राजस्थान जी के आप वैसे भी पढ़ रहे हो, राजस्थान अध्ययन के अलावा और भी जैसे आपके जो पेपर आते हैं मैराथन टेस्ट, उसमें खूब राजस्थान जी के डली होती है। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट वाले, टीचिंग मेथड, साइकोलॉजी, इनके भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे आपके दोनों लेवल में, तो इनको अपने को मिस नहीं करना है साथियों। अगर आप चाहो तो इस प्रकार की टेस्ट सीरीज को भी मैं रेगुलर रख सकता हूँ एग्जाम तक यूट्यूब पर। तो जरूर कमेंट करिएगा इस बारे में। मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।